नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और जितने भी बार बार रिपीट होते रहते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसको हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो हम लोगों को आंसर कैसे लगाना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को क्वेश्चन नहीं भी पता है तो हम लोग केवल ऑप्शन देखेंगे और एलिमिनेट कर देंगे। सवाल हल करने में निपुणता, तो जहाँ पर भी निपुण शब्द आ जाएगा निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा यानी गलत हो गया। सोच का गणितीकरण करना ये सही हो सकता है। सूत्र याद करना, जहाँ पर भी याद करने की बात आएगी वो भी आपका निगेटिव हो जाएगा। और लास्ट है उच्च पढ़ाई की तैयारी करना, तो प्राइमरी के लिए आप लोग उच्च पढ़ाई की तैयारी के लिए अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीन अगर देखेंगे सारे हम लोगों के नेगेटिव टैग वर्ड आ रहे हैं। अब बी वाला पॉजिटिव है यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो गणित की शिक्षा के लिए फिर से हम लोग वही देखते हैं, ज्यामिति की प्रमेय रटना। रटना शब्द आया यानी हमारा आंसर गलत हो गया। बच्चों की प्रतिभाओं का विकास करना ये सही हो सकता है। केवल अंकगणित पढ़ाना, तो केवल शब्द जहाँ पर आ जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। और परीक्षा पास कराना या परीक्षा पास कराने से संबंधित आएगा तो भी आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छी गणितीय पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। उसमें बहुत सारे अभ्यास है तो गलत हो गया, क्योंकि एनसीएफ और एनईपी के अनुसार जितना बर्डन कम होगा बच्चे पे उतना अच्छा रहेगा। तो पहला वाला कम हो गया, निगेटिव हो गया। वह मोटी और भारी हो तो ये भी निगेटिव हो गया। अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया गया यानी कि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ उसका हो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल, यहाँ पर फिर से केवल शब्द आ गया यानी ये वाला भी आंसर गलत हो गया है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गणित में भय और असफलता का कारण नहीं है। तो अब हमें बताना है कारण नहीं है। तो प्रतीकात्मक संकेत ये कारण हो सकता है। लैंगिक भेद ये भी हो सकता है। गणित की संरचना, न यहाँ पर देखिए मैं लैंगिक भेद, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, कह रहा है कारण नहीं है। तो लैंगिक भेद जो है गणित में भय और असफलता का कारण नहीं हो सकता। बारीकी अगर हम लोग देखें गणित की संरचना, तो गणित की संरचना भी कारण है और कक्षा के अनुभव भी कारण है। यानी कि प्रतीकात्मक संकेत, यानी बच्चों को लगता है अगर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आगे की चीज़ भी हमको समझ में नहीं आएगी। गणित की संरचना जिस तरीके से होती है वो भी भय का कारण बन सकती है। कक्षा के अनुभव भी बन सकते हैं, लेकिन लैंगिक भेद यानी जेंडर बायस जो यहाँ पर भी आ जाएगा तो वो हमारा भय और असफलता का कारण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएम 2005 बल देती है। तो देखिए पहला आ गया रटने पर निगेटिव हो गया, गलत हो गया। करके सीखना ये पॉजिटिव है यानी ये सही हो सकता है। याद करने पर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है ये भी गलत हो गया। सवाल हल करने पर ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो गणित की पहेलियां समय काटने में, तो गलत हो गया क्योंकि समय काटना एक निगेटिव हो गया। स्कूल में बैठ के समय तो काटेगा नहीं कोई। समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। रटने में रटना आया, निगेटिव हो गया। अनुशासन बनाए रखना आया, निगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, या फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा रोजर बेकन। ये कथन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग याद करिए। जितना भी कथन अगर कभी कभी पूछ ले जाते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, तो रोजर बेकन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कक्षा 3 के छात्रों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो संख्या पद्धति पढ़ाने का बड़ी संख्या को जोड़ना, तो गलत हो गया। संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह में देखना, बिल्कुल सही हो गया। कक्षा 3 में जब पढ़ाया जाता है तो उनको सैकड़ा, दहाई, इकाई और इन सब चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। 6 अंकों तक गणना करना गलत है। यहाँ पर केवल शब्द आ गया तो केवल देखते ही हम लोगों को ऑप्शन काट देना। अगर हम लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आता केवल ऑप्शन देख के भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की कक्षा होनी चाहिए। तो गणित की कक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। सीटेट का अगर हम लोग पेपर देने जा रहे हैं तो बच्चे को ही भगवान मान के हम लोगों को हल करना है। जहाँ बाल केंद्रित आ गया तो बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गणित में त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं। तो त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? या डांटने का मौका देती है, निगेटिव हो गया। लापरवाही दिखाती है, बिल्कुल निगेटिव है। या बच्चे की सोच को समझने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। जब बच्चा गणित में गलतियां करता है तो उससे देख कर ही टीचर को समझ में आता है कि कहाँ पर हमको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या कहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। सी वाला सही हो गया। फेल करने का आधार निगेटिव है, यानी ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर गणित में व्याख्यान है। तो व्याख्यान विधि जो है प्राइमरी लेवल पर कहीं भी आएगा
तो वो सबसे कम उपयुक्त हो जाएगी, चाहे किसी भी विषय में पूछा जाए, क्योंकि लेक्चर मेथड प्राइमरी लेवल के लिए नहीं होता है। तो सबसे कम उपयोगी हो जाएगा व्याख्यान विधि। सबसे अच्छा गलत है, आवश्यक, अनिवार्य, ये सब गलत है। नेक्स्ट है आगमन विधि। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। आगमन पूछा जाएगा, उदाहरण से नियम। निगमन पूछा जाएगा, नियम से उदाहरण। नेक्स्ट, किस विधि में छात्र सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं? तो अब बता रहे हैं छात्र सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में रहते हैं? व्याख्यान। तो ये तो प्राइमरी के लिए बिल्कुल गलत है। आगमन विधि या खोज विधि, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे को अगर हम लोग कुछ खोज करने के लिए देते हैं तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और इसमें वो ज़्यादा सक्रिय रहता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निगमन विधि गलत है, नियम बता दो उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करा तो गलत है। और पाठ्यपुस्तक विधि केवल पाठ्य पुस्तक यानी किताब पढ़ाएंगे तब भी गलत रहेगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 2 में गुणा का परिचय देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? तो कक्षा 2 में सबसे अच्छा तरीका बार-बार जोड़ करवाएँगे। गुणा हम लोग जानते हैं कि जोड़ का ही एक रूप होता है, तो वो हमारा बार-बार जोड़ करवाना सही हो जाएगा। रटवाना गलत हो गया, चिन्ह बताना तो कक्षा 2 के लिए गलत हो गया, नियम बताना कक्षा 2 के लिए नियम भी गलत हो जाएगा। बार-बार जोड़ करवाने से गुणा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट विधि। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, तो किलपैट्रिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब होता है मैं खोजता हूँ, आई डिस्कवर। याद रखना है इसको, ह्यूरिस्टिक विधि जब भी आएगा तो खोजने की बात आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, गणित में सारणी पहाड़े याद कराने किस ओर संकेत देता है? तो सारणी या पहाड़े जो हम लोग गणित में याद करवाते हैं वो हमारा रटकर सीखने पर संकेत देता है। यानी पहाड़ा जब हम बच्चों को याद करने को देते हैं तो वो रटकर आता है, तो रटकर सीखने पर देता है। उच्च चिंतन नहीं होगा, क्योंकि याद करने में उच्च चिंतन होगा नहीं, अवधारणात्मक समझ भी नहीं आएगी और तार्किक क्षमता का विकास भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षक बच्चों को पंक्तियों और कंकड़ों की मदद से जमा घटाव सिखा रहा है, तो वह किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त, क्योंकि वह पंक्तियाँ दे रहा है, कंकड़ों का प्रयोग कर रहा है, यानी सामने जो चीज़ें उपस्थित है उनका प्रयोग कर रहा है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है। जो चीज़ें सामने उपस्थित है उसको हम लोग मूर्त कहते हैं। पहले वो पत्ती और कंकड़ों से सिखाएगा, उसके बाद कॉपी पर जोड़ घटाव चिन्ह के माध्यम से करना सिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित सभ्यता का दर्पण है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हॉफबेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वैन हीले के अनुसार जब बच्चा आकृतियों को दिखावट के आधार पर पहचानता है तो वह किस आधार पर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तर 0 पर। जब भी आकृतियों के देखने से वो किसी चीज़ की पहचान करेगा, यानी स्तर 0 पर है। यहाँ पर हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केवल एक रिवीजन टाइप से कर रहे हैं। जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए प्रभावी है? तो इस टाइप से होता है जियो बोर्ड, जैसा आप लोगों को चित्र में दिख रहा है। इसमें बच्चा क्या है करता है, रबर बैंड के आधार से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाता है। जैसे ये वर्ग का बना है या त्रिभुज का बना है, इस तरह इस टाइप से अलग अलग चित्र बनाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्यामितीय आकृतियां बनाता है, उनकी विशेषताएं सीखता है। बाकी आयतन, संख्या, पद्धति और स्थानीय मान का इस जियो बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दृष्टिबाधित बच्चों की गिनती और स्थानीय मान सिखाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो सामने आप लोगों को गिनतारा दिख रहा है, तो ये हम लोग दृष्टिबाधित यानी जो आंखों से नहीं देख सकते बच्चे, उनके लिए हम लोग गिनतारा का प्रयोग करते हैं, जिससे वो एक एक चीज़ों को स्पर्श करके उसका यूज कर सके, यानी स्पर्श करके हम लोग जो है गिनती को सीख सके या स्थानीय मान निकालना सीख सके। 22 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, डॉट पेपर का प्रयोग किसके लिए होता है? ये आप लोगों को डॉट पेपर दिख रहा है। डॉट पेपर में विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं। तो डॉट पेपर का जो प्रयोग होता है सममिति और परावर्तन दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, अगर हम लोग परावर्तन इससे सिखा सकते हैं और सममित रेखा भी सिखा सकते हैं। यानी ये डॉट पेपर जब भी आएगा तो सममित यानी सिमेट्री और परावर्तन सिखाने के लिए होता है। बाकी डॉट पेपर से जोड़ घटाव नहीं सिखाया जा सकता, भिन्न भी नहीं सिखाया जा सकता, आयतन भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ग्राफ पेपर का उपयोग सबसे अच्छा कहाँ होता है? तो ग्राफ पेपर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दशमलव संख्याओं की तुलना, जैसे 0.2, 0.25 में बड़ा, यानी जब भी दशमलव संख्याएं आएंगी उसमें बड़ा और छोटा पता करने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मोतियों की माला बीड्स स्ट्रिंग का प्रयोग होता है। सामने आप लोगों को मोतियों की माला दिख रही है, तो इसका प्रयोग किसमें होता है? जोड़ और घटाव समझाने में, भिन्न में। तो भिन्न, ये आप लोगों को चित्र दिख रहा है, भिन्न से कोई मतलब नहीं है, आयतन से कोई मतलब नहीं, कोण से कोई मतलब नहीं। मोतियों का माला होता है जिससे हम लोग विभिन्न रंग के जो मोती होते हैं उनको एक समूह में करके उनकी गिनती कर सकें या जोड़ घटाव कर सकें। जैसे यहाँ पर आपको पहले ब्लू दिख रहा है, येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है,
ग्रीन दिख रहा है, यानी समूह में व्यवस्थित करना और उनकी गिनती करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा जोड़ या घटाव समझाने में। अगर समूह की बात होती तो वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डीज ब्लॉक, ये आप लोगों को दिख रहा है बेस 10 ब्लॉक्स, यहाँ पर इसी को हम लोग डीज ब्लॉक कहते हैं, का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हमें निगेटिव बताना है, तो जोड़ में हम लोग कर सकते हैं, घटाव में भी कर सकते हैं, स्थानीय मान में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायिकता नहीं निकाल सकते। आप लोग सामने देख सकते हैं ये डीज ब्लॉक है, इनसे हम लोग प्रायिकता किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते हैं। जोड़ने में कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग जोड़ के बता सकते हैं ऐसे एक लाइन में, और ऐसे बॉक्स को गिन के गुणा करके बता सकते हैं, घटाव करके बता सकते हैं, लेकिन प्रायिकता में नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा सेकंड में शाब्दिक समस्याओं वर्ड प्रॉब्लम को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को भ्रमित करना, तो ये तो गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। दलित को वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो ये हो सकता है। केवल शब्द आ गया, हमको कार देना है। कठिन सवाल, तो कठिन आ गया, यह भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का चित्र आप लोग देख सकते हैं सामने आप लोगों के बना हुआ है फिगर। तो इसका प्रयोग किया किस लिए किया जाता है? तो 10 ग्राम जो है उसका उपयोग स्थानिक समझ के लिए किया जाता है। स्पेशल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बनाने के लिए हम लोग 10 ग्राम का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना है। बाकी आप लोगों को दिया है संख्या ज्ञान, तो 10 ग्राम आप लोग देख सकते हैं, संख्या गुणा भाग, ये तीनों आपको गलत है। अगर आपको स्फीयर याद रहेगा आप लोग आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। स्थानिक समझ के लिए जैसे यहाँ पे हाउस का चित्र है, हैप्पी, रनिंग, कैट, इस टाइप से विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं जो स्थानिक समझ को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ताकनीक स्तर पर मापन सिखाने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो मानक इकाइयों से, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइमरी पर मानक इकाइयों से नहीं करेंगे हम लोग। अमानक इकाइयों जैसे हथेली और कदम से, तो बिल्कुल सही है। जैसे प्राइमरी की अगर हम लोग बुक देखेंगे तो उसमें मापने की जो चीज़ें दिखाई जाती है, या तो हथेली से बताया जाएगा, या अंगुल से बताया जाएगा, या पेन से मापने के लिए बताया जाएगा। जो अमानक इकाइयाँ होती हैं तो उसी से बताया जाता है। सूत्र, तो यहाँ पर गलत हो गया, निगेटिव हो गया, और सवाल हल करवा कर निगेटिव हो गया, गलत हो गया। अमानक इकाई बी वाला हमारा आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, एनसीएफ 2005 के अनुसार आकार और स्थान पढ़ाना जरूरी है। तो आकार और स्थान पढ़ाया जाता है स्थानिक चिंतन के लिए, क्योंकि आकार और स्थान जब बताते हैं शेप एंड स्पेस के बारे में, तो उससे स्थानिक चिंतन बढ़ता है। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो पहला वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग सही मान सकते थोड़ी देर के लिए। रटने के लिए, रटना शब्द आ गया, निगेटिव हो गया। नंबर लाने के लिए, तो ये भी निगेटिव हो गया एनसीएफ और एनईपी के अनुसार। मनोरंजन के लिए, तो ये तो पढ़ाई के लिए गलत हो गया, निगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बचा, तो ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 31, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र के लिए आप क्या करेंगे? तो उसे अलग बैठाएंगे, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि समावेशी क्लास है तो उसमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है। वैकल्पिक शिक्षण साधनों का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए जो वैकल्पिक टीएलएम मेथड होंगे उनका हम लोग यूज करेंगे। आसान काम देंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि समावेशी क्लास में हम लोग सेम चीज़ पढ़ाएंगे, उसके माता पिता को बुलाएंगे, ये भी निगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पास फेल करना, निगेटिव हो गया। अधिगम की कमियों को पहचानना, बिल्कुल सही, अधिगम की कमियों को पहचानते हैं और उसके बाद उनको दूर करते हैं, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही हो गया हमारा। बाकी अगर हम लोग देखें, बच्चों में डर पैदा करना, निगेटिव टैग वर्ड हो गया, गलत हो गया। रैंकिंग देना, ये भी गलत हो गया। अगर आप लोगों को टैग वर्ड से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग टैग वर्ड से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या किया जाता है? यानी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसमें क्या किया जाता है? तो इसका योगात्मक परीक्षण, तो गलत हो गया। उपचारात्मक परीक्षण बिल्कुल सही हो गया। रिपोर्ट कार्ड बनाना गलत है, छुट्टी दे देना गलत है, क्योंकि अब हम लोग इसको देखते हैं, अगर हम लोगों को मान लीजिए निदानात्मक परीक्षण के बारे में नहीं पता है, तो क्या करेंगे? योगात्मक परीक्षण, इसको हम लोग थोड़ी देर छोड़ देते हैं। रिपोर्ट कार्ड बनाकर, तो रिपोर्ट कार्ड को बिल्कुल निगेटिव माना गया है, तो ये गलत हो गया। छुट्टी दे देना, ये भी निगेटिव माना गया है, ये गलत हो गया। बच्चे हमारे दो आंसर, योगात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण। तो योगात्मक जो होता है समेटिव असेसमेंट होता है, जो हमारा सत्र के बाद में होता है, पूरा सत्रांत पे होता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, तो गणित में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, या इसका अर्थ क्या है? रोज परीक्षा लेना, तो गलत हो गया, परीक्षा लेना को ही निगेटिव माना गया है। बच्चों की समग्र प्रगति का निरंतर देखना, तो ये बिल्कुल सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी जो निरंतर मूल्यांकन चलता है, और व्यापक यानी चारों ओर का मूल्यांकन होता है, केवल पढ़ाई का नहीं, उसकी पूरी जितना देर वो स्कूल में रहता है सारी एक्टिविटी को देखकर उसका मूल्यांकन, यानी समग्र प्रगति का मूल्यांकन होता है। केवल शब्द आ गया, गलत हो गया, केवल शब्द आ गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। 35, एक बच्चा प्लस और गुणा के चिन्हों को अंतर नहीं कर पाता, कौन सा विकार है? तो इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया, डिस्कैलकुलिया। मैथ में आएगा तो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलिया हो गया। उसके अलावा डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है।
नेक्स्ट है, एक बच्चा 27 प्लस 38 बराबर 515 लिखता है, 7 प्लस 8 15, 2 प्लस 3 5, आप क्या करेंगे? तो इसमें हम लोगों को बताना है, उसे डांटेंगे तो निगेटिव हो गया, सही उत्तर लिख देंगे तो गलत हो गया, सही उत्तर लिख देंगे तो उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। पुनः समूहीकरण की अवधारणा मूर्त वस्तुओं से समझाएंगे, तो बिल्कुल सही है। प्राइमरी में क्या करेंगे हम लोग, मूर्त चीज़ों से, जो सामने चीज़ें उपस्थित हैं उसके माध्यम से हम लोग उसको पुनः समूहीकरण करेंगे और अवधारणा सिखाएंगे। उसे 10 बार लिखने को कहेंगे तो बिल्कुल गलत है। अब मान लीजिए नहीं आता था तो इसका तो नेगेटिव हम लोगों को अलग कर देना था, ए वाला नेगेटिव है, बी वाला नेगेटिव है, डी वाला नेगेटिव है, और बचा सी वाला, हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मुक्त अंत वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन की पहचान करें। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर हो, और क्लोज एंडेड होते हैं जिसका सिर्फ एक आंसर हो। तो 15 गुणे 3 कितना होगा, तो इसका एक आंसर होगा 45, यानी क्लोज एंडेड हो गया। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणनफल 45 हो, तो ये हमारा ओपन एंडेड हो गया, क्योंकि 9 और 5 की गुणा करेंगे तो 45 हो गया, 15 और 3 की गुणा करेंगे 45 हो गया, यानी एक से ज़्यादा आंसर आ गए, तो ये वाला हमारा ओपन एंडेड हो गया। संख्या 25 के गुणनखंड फिक्स हैं वो, तो ये भी हमारा क्लोज एंडेड हो गया। 10 में 2 जोड़ने पर क्या आएगा, 12 आएगा, यानी इसका भी एक आंसर है, तो बी हमारा मतलब क्लोज एंडेड हो गया। तो ओपन एंडेड हमारा बी हो गया, क्योंकि इसके जो है हमारे 2 आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न की पहचान करें। बंद अंत वाला जिसका एक आंसर आए। आप गणित क्यों पसंद करते हैं, तो इसका हर बच्चा एक अलग उत्तर देगा, यानी ये ओपन एंडेड हो गया। 7 में 5 जोड़ने पर क्या आता, 12 आएगा, यानी यही क्लोज एंडेड हो गया, क्योंकि इसका सिर्फ एक आंसर होगा। सी वाला देखते हैं, अगर शून्य ना हो तो क्या होता, तो ये हमारा ओपन एंडेड हो गया, क्योंकि हर बच्चे का आंसर अलग होगा। आयत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा, इसलिए ये भी हमारा ओपन एंडेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए। कठिन तो निगेटिव हो गया, गलत हो गया। सटीक और स्पष्ट बिल्कुल सही हो गया। अस्पष्ट गलत हो गया, साधारण गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो पैटर्न के महत्वपूर्ण है, या मनोरंजन बनाता है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया। या बीजगणित की आधारशिला रखता है, तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि जो पैटर्न है ये बीजगणित की आधारशिला रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। या आसान है, तो ये तो निगेटिव हो गया। या समय काटता है, ये भी निगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो सजावटी तो गलत हो गया, सजावटी तो नहीं होती। लॉजिकल तो बिल्कुल सही हो गया। कठिन गलत हो गया, सामान्य गलत हो गया। इसमें एक ही पॉजिटिव मिल रहा, तार्किक यानी बी वाला सही हो गया। नेक्स्ट, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने ब्रह्मांड को लिख दिया, यह कथन किसका है। तो कथन भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं हम लोगों से, तो गैलीलियो ने कहा था गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने ब्रह्मांड को लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, शून्य की खोज किसने की। तो शून्य किस्सा हम सभी को पता है, आर्यभट्ट ने की। नेक्स्ट 44, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। ऊंची इमारत बनाना गलत है। एक संकल्पना के ऊपर दूसरी संकल्पना बिल्कुल सही है। कठिन सवाल निगेटिव हो गया, लंबा पाठ्यक्रम निगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में भिन्न की शुरुआत कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमको फ्रैक्शन के बारे में बताना है। तो कागज मोड़कर या रोटी पिज्जा के उदाहरण से, तो ये हमारा ठीक हो सकता है। बाकी आगे देखते हैं, आंसर की परिभाषा लिखकर, तो परिभाषा एक निगेटिव टैग वर्ड आ गया। ए भी लिखकर, तो ये भी एक निगेटिव हो गया। सूत्र बताकर, तो ये तीनों निगेटिव टैग वर्ड है। पहला वाला हमारा सही हो गया, क्योंकि उदाहरण जो है एक पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 को ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एक बच्चा कहता है मेरा गणित खराब है क्योंकि मैं लड़की हूँ, यह दर्शाता है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर बी हो गया, लैंगिक उद्विग्नता, क्योंकि लड़की और लड़के की बात की जा रही है, तो जेंडर स्टेरियोटाइप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, गणित में संचार यानी कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। तो बहुत तेज बोलना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, गणितीय विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि गणितीय विचारों को व्यवस्थित करेंगे और स्पष्ट करेंगे, इसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है मैथ में। बहस करना, तो ये तो एक निगेटिव टैग वर्ड हो गया। रटकर, जहाँ भी रटना शब्द आया वहाँ पर तुरंत हम लोग उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एल्गोरिदम या स्टेप्स को रटना गणित है। तो एल्गोरिदम यानी कि रटना, यहाँ पर रटना शब्द आया है, तो हम लोगों को निगेटिव ढूंढना है। तो अच्छा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी ये आंसर गलत हो गया। सबसे जरूरी गलत हो गया, एकमात्र तरीका गलत हो गया। नकारात्मक यानी एल्गोरिदम या रटना जो है वो नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक स्तर पर डेटा हैंडलिंग आंकड़ा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। तो आंकड़ों को एकत्र करना, व्यवस्थित करके सीखना, बिल्कुल सही है। बड़े कैलकुलेशन करना, तो ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया। केवल शब्द आ गया तो निगेटिव हो गया। समय खराब करना निगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, यदि कोई छात्र ज्यामिति में कमजोर है तो उसे आवश्यकता है।
तो इसमें देखो पहला रटने की तो निगेटिव टैग वर्ड यानी गलत हो गया। उपचारात्मक शिक्षण ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। मूर्त अनुभव ये भी एक पॉजिटिव है यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। कक्षा छोड़ना निगेटिव टैग वर्ड, गणित छोड़ना निगेटिव टैग वर्ड यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। वैन ईले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति समझ का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था यानी जहाँ पर मूर्त चीजों से बच्चा देख के बताता है, आकृति से बताता है, उसे चाक्षुषीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52। एक बच्चा आयत और वर्ग के अंतर उनके गुणों के आधार पर कर पा रहा है। वैन ईले के किस स्तर पर? जब आकृति के आधार पर कर रहा था तो 0 स्तर पे था। अब उनके गुणों के आधार पर कर रहा है तो स्तर 1 पे हो जाएगा यानी विश्लेषण एनालिसिस कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टेसिलेशन या चॉपर का परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? तो चॉपर के बारे में हमें बताना। चॉपर जो है कक्षा के फर्श, ईंटों की दीवार या टाइल्स को दिखा के हम लोग टेसिलेशन या चॉपर के बारे में बता सकते हैं। परिभाषा रटाना निगेटिव टाइप वर्ड हो गया। 3D आकृतियां दिखाना निगेटिव हो गया। गुणा करना सिखाना गलत हो गया। यानी चॉपर बताना है तो कक्षा के फर्श को दिखाएंगे, ईंटों की दीवार को दिखाएंगे या टाइल्स को दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ज्यामिति में परिभाषा का प्रयोग किस स्तर पर शुरू होता है? तो ये 4 स्तर हमारे दिए हुए हैं और परिभाषा के स्तर जो है वो ऑप्शन 3 मतलब स्तर 3 औपचारिक निगमन जहाँ पे औपचारिक वाला स्टार्ट होगा वहीं से स्टार्ट होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सरलित सिमेट्री की अवधारणा विकसित करने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग जो है इस टाइप से कोई भी पेपर है और उसको हम लोग 20 से डिवाइड करके बच्चे को समझा सकते हैं कि सेम आकृति बन रही है यानी ये सममिति है। तो पेपर फोल्डिंग सबसे ज्यादा सही है। सूत्र निगेटिव हो गया, ब्लैक बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, रटना निगेटिव हो गया यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट 56। एक बच्चा त्रिभुज को केवल समोसे जैसा दिखने के कारण त्रिभुज कह रहा है तो वह यह क्या दर्शाता है? तो आकृति के आधार पर बता रहा है यानी चाक्षुषीकरण ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर भी आकृति के हिसाब से आएगा वहाँ पे चाक्षुषीकरण हो जाएगा या स्तर 0। ज्यामिति पढ़ाते समय शिक्षक को पहले आकृतियाँ दिखानी चाहिए और फिर उनके नियम बताने चाहिए। यह कौन सी विधि है? यानी कि पहले आकृति दिखानी है, पहले मूर्त चीज पे जाना है और फिर अमूर्त पे जाना है यानी आगमन विधि उदाहरण देना है फिर नियम की ओर जाना है। नेक्स्ट 58। कोर की अवधारणा को परिचय देने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कोर की अवधारणा बताने के लिए दरवाजे को खोलना और बंद करना बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चांदा दिखाना तो प्राइमरी के लिए गलत है। परिभाषा लिखाना निगेटिव हो गया। त्रिभुज बनाना प्राइमरी के लिए निगेटिव हो गया। नेक्स्ट 59। 3D आकृतियाँ जैसे घन बनाव को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली है। तो घन और घनाभ को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना तो ये निगेटिव हो गया क्योंकि इससे बच्चों को चित्र बना के समझाने से कोई फायदा नहीं। मूर्त मॉडल, मूर्त शब्द आ गया यानी ये पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। परिभाषा निगेटिव हो गया। चार्ट हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि मूर्त मॉडल दिखाएंगे 3D में तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। गणित में प्रति चित्रण मैपिंग जो है मैपिंग का अर्थ क्या है? नक्शा बनाना गलत है। स्थानिक संदर्भ में आकृतियों की स्थिति समझना तो ये वाला सही हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पिछले जो पेपर है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। स्थानिक संदर्भ में जब आएगा तो प्रति चित्रण या मैपिंग आएगा। यहाँ पे केवल शब्द है तो ये नेगेटिव हो गया। चित्र में रंग भरना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। पोर्टफोलियो में क्या होता है? तो पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यों का क्रमिक संग्रह होता है यानी कलेक्शन ऑफ वर्क ओवर टाइम यानी जो बच्चे का वर्क होता है उसका हम लोग कलेक्शन करते हैं। यहाँ पे केवल शब्द निगेटिव यानी गलत हो गया। केवल शब्द निगेटिव गलत हो गया। शिक्षक की डायरी से कोई मतलब नहीं है पोर्टफोलियो का, ये आंसर मतलब गलत हो गया। नेक्स्ट गणित में रूब्रिक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रूब्रिक्स का प्रयोग जो है हम लोग आकलन के लिए मानदंड ये निर्धारित करने के लिए करते हैं। तो जहाँ पर भी रूब्रिक्स आएगा वहाँ पर हम लोग असेसमेंट या आकलन कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है? तो इसके लिए बच्चे की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं या व्यवहार को लिखना तो बिल्कुल सही है। उपाख्यानात्मक जो अभिलेख होता है उसमें बच्चे के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है वो व्यवहार होता है उसको लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो पास या फेल करना गलत है। लगातार फीडबैक देना और सुधार करना। फॉर्मेटिव जो है बहुत अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा फॉर्मेटिव माना जाता है और इसका उद्देश्य होता है बच्चे की कमियों को पहचानना और उसमें सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योगात्मक मूल्यांकन जो समेटिव असेसमेंट होता है सत्रांत में होता है। ये कब होता है? सत्र के अंत में। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सत्र के दौरान फॉर्मेटिव होता है और सत्र के अंत में समेटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। गणित में प्रश्नोत्तरी क्विज कराने का क्या उद्देश्य है?
तो समय काटना तो निगेटिव टैग वर्ड गलत हो गया। बच्चों की विचार प्रक्रिया और तार्किकता, तार्किकता पॉजिटिव है, यानी कि ये हो सकता है। केवल शब्द आ गया, निगेटिव टैग वर्ड हो गया। कक्षा शांत रखना निगेटिव टैग वर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 67, स्व मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट का क्या अर्थ है? तो सेल्फ असेसमेंट शिक्षक द्वारा जांच गलत है। बच्चे द्वारा अपने खुद की जांच करना बिल्कुल सही है। सेल्फ, स्व मतलब अपना, मूल्यांकन मतलब आकलन। तो बच्चे द्वारा अपने खुद का आकलन जो है स्व अवमूल्यांकन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त द्वारा जांच गलत, परीक्षा गलत। नेक्स्ट 68, जांच सूची जो चेकलिस्ट होती है, इसका मुख्यतः प्रयोग कब किया जाता है? तो चेकलिस्ट का जो प्रयोग है, यह देखने के लिए किया जाता है कोई विशिष्ट गुण या कौशल मौजूद है या नहीं है। चेकलिस्ट में हम लोग ए-बी-सी करके जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम बच्चे का आकलन करते हैं, जो चीज़ होती है उसमें सही लगा देते हैं, जो नहीं होती है उसको खाली छोड़ देते हैं या क्रॉस कर देते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है कोई विशिष्ट गुण या कौशल की जानकारी के लिए। नेक्स्ट 69, दैनिक प्रयोगशाला यानी मैथ्स लैब का क्या महत्व है? मनोरंजन के लिए तो गलत हो गया, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। अवधारणा को करके देखने और सिद्ध करने के लिए, तो करके देखना ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक को आराम के लिए तो नेगेटिव हो गया। केवल शब्द आ गया, नेगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, खुली किताब परीक्षा जो ओपन बुक एग्जाम होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओपन बुक है एग्जाम का नकल कराना गलत है। रटने के भार को कम करना और समझ की जांच करना बिल्कुल सही है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में भी आपको समझ की जरूरत होगी, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। तो रटने के भार को कम करने के लिए होता है, समय की जांच के लिए होता है। शिक्षक को का काम कम करना गलत, सभी को पास कराना गलत। नेक्स्ट 71, गणितीय संचार जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है, कैसे बढ़ाया जाता है? तो बच्चों को आपने विचार समझाने और बहस करने का मौका देकर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्टिव लर्निंग इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है अपना विचार को समझाएगा और डिस्कशन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चुप रहने को नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल शब्द आ गया, नेगेटिव है। होमवर्क देना नेगेटिव है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला चरण क्या है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चरण है उसका सबसे पहला उसका है समस्या की पहचान करना, ये आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि समस्या अगर कोई आई है तो सबसे पहले हमको समस्या की पहचान करनी होगी कि क्या समस्या है, उसके बाद हम लोग का आगे का स्टेप आएगा। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि जो होता है उसमें समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद आगे उसको सॉल्व किया जाता है। तो समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना विश्लेषण विधि में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 74, संश्लेषण विधि, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, एक विश्लेषण है और दूसरा संश्लेषण। तो संश्लेषण में क्या है, जोड़ना है, यानी जोड़कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और तोड़ने की बात होगी तो विश्लेषण हो जाएगा। उसमें हम लोग तोड़ तोड़ के करेंगे और जोड़ जोड़ के करेंगे तो संश्लेषण विधि हो जाएगा। नेक्स्ट 75, एक अच्छा गणित शिक्षक वह है जो बहुत तेज सवाल करे, गलत है। संकल्पनात्मक समझ पर जोर दे, तो बिल्कुल सही है। संकल्पनात्मक हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी आगे बहुत सारे सूत्र याद करवाना, नेगेटिव टैग वर्ड। केवल शब्द आ गया, नेगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट 76, गणित शिक्षण में खेल विधि, प्ले वे मेथड सबसे उपयोगी है। तो सबसे उपयोगी कब होगा, प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हमको बहुत चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो माइक्रो टीचिंग जो है शिक्षकों में शिक्षण कौशल की विकसित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छात्रों को पढ़ाने में गलत है, परीक्षा लेने के लिए गलत है, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 78, गणित की कक्षा में मौन वाचन का महत्व क्या है, यानी साइलेंट रीडिंग का क्या उपयोग है गणित की कक्षा में? तो बहुत अधिक है तो गलत है, बहुत कम है तो बिल्कुल सही है। गणित में अभ्यास जरूरी है, जो साइल मौन वाचन है ये बहुत कम होगा, और क्योंकि गणित में जो है अभ्यास जरूरी होता है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 79, मस्तिष्क उद्दीलन यानी ब्रेन स्टार्मिंग का क्या उद्देश्य है? तो रचनात्मक विचार को पैदा करना, बिल्कुल सही। रचनात्मक जो है आप पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, हमारा सही हो गया। दिमाग को थकाना नेगेटिव हो गया, रटना नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, अनुशासन नेगेटिव हो गया, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट 80, यदि कक्षा में शोर हो रहा है तो इसका मतलब है, तो कक्षा में शोर होने का मतलब क्या है, शिक्षक कमजोर है, तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। बच्चे शरारती है, इसका भी मतलब नहीं है। बच्चे किसी गतिविधि में संलग्न है, इंगेज्ड है, तो ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिव हो गया हमारा। गतिविधि में संलग्न होना, पढ़ाई नहीं हो रही, ये भी निगेटिव हो गया। तो शोर होने का मतलब क्या होगा, बच्चे किसी गतिविधि में है, कोई टीचर जो है कोई एक्टिविटी करा रहा है और सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट 81, सामुदायिक गणित यानी जो कम्युनिटी मैथमेटिक्स है, इसका क्या अर्थ होता है? तो सामुदायिक गणित का समाज और दैनिक जीवन में गणित के उपयोग को समझाना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का जो स्वरूप है 360 डिग्री यानी बहुआयामी होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। योग आपका गलत है क्योंकि ये सत्रांत होता है। केवल शब्द आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, केवल यहाँ पर भी आ गया नेगेटिव हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट 83 एलसीएफ 2005 के अनुसार गणित से डरने का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चे की नालायकी, तो ये तो नेगेटिव हो गया क्योंकि बच्चे को हम लोगों को कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं लेना है। संचयी प्रकृति सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है। प्रतीकात्मक भाषा बिल्कुल सही है। माता-पिता का डर नेगेटिव हो गया, भारी बस्ता नेगेटिव हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया क्योंकि प्रतीकात्मक भाषा का मतलब है अगर बच्चों को लगता है कि हमें आज नहीं समझ में आ रहा तो अगला स्टेप भी हमको नहीं समझ में आएगा, इसलिए उनमें डर उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 84 गणित में सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? तो सामान्यीकरण का मतलब होता है विशिष्ट उदाहरण से एक नियम बनाना, जिसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं। तो सामान्यीकरण जहाँ पे आएगा वहाँ पे आगमन याद रखना है। रटना नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, गलत हो गया। सवाल छोड़ देना नेगेटिव हो गया। आसान सवाल नेगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट 85 गणित मेला जो मैथ्स फेयर होता है इसका आयोजन क्यों किया जाना चाहिए? तो गणित मेला का आयोजन गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। पैसे कमाने के लिए गलत, नेगेटिव हो गया। समय काटने के लिए नेगेटिव हो गया। परीक्षा नेगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 86 वैदिक गणित आजकल लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि? तो वैदिक गणित के लोकप्रिय होने के कारण या पुराना है, तो बिल्कुल गलत है। या गणना की गति और कौशल बनाता है, बिल्कुल सही है। हाँ, या पाठ्यक्रम में है, गलत है। या अनिवार्य है, गलत है। क्योंकि वैदिक गणित का मतलब है गणना की गति और कौशल को ज़्यादा बढ़ाता है, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट 87 एलसीएफ 2005 गणित को किस विषय के साथ एकीकृत करने की सलाह देता है? तो एलसीएफ जो है गणित को किसके साथ जोड़ने के लिए कहता है? तो पर्यावरण और भाषा के साथ। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो पर्यावरण, गणित को जो है पर्यावरण और भाषा के साथ जोड़ने के लिए एलसीएफ जोड़ देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। केवल विज्ञान, तो ये तो प्राइमरी के लिए है नहीं। इतिहास प्राइमरी के लिए है नहीं। संस्कृत है नहीं। गणित जो है वो केवल पर्यावरण, ईवीएस और भाषा पर। नेक्स्ट 88 प्राथमिक स्तर पर गणित की किताब में कार्टून और कहानियाँ क्यों होती हैं? तो कार्टून और कहानियों को मतलब पन्ने भरने के लिए नेगेटिव हो गया। विषय को रुचिकर और संदर्भपूर्ण बनाने के, बिल्कुल सही। जिससे वो उदाहरण से हम लोग जो बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पे वो कार्टून और कहानियाँ बनी होती है। बच्चों को बनाने के लिए गलत है, महंगी बेचने के लिए गलत है। नेक्स्ट 89 एक बच्चा दुकानदार का खेल रहा है, यह गणित शिक्षण में मदद करता है। तो अनौपचारिक से औपचारिक गणित को जोड़ने में बिल्कुल सही है क्योंकि अनौपचारिक और औपचारिक को जोड़ने में दुकानदार का खेल जो है उसमें जोड़ घटाव आएगा, तो अनौपचारिक से औपचारिक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समय खराब करने के लिए नेगेटिव हो गया, उसे दुकानदार बनाने में नेगेटिव हो गया, कक्षा से बाहर निकालने में नेगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 90 गणित किट मैथ किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यथार्थ अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। कक्षा से जाना नेगेटिव है। शिक्षक का बार बढ़ाना तो नेगेटिव है। केवल प्रदर्शन, केवल शब्द आ गया तो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट 91 शून्य एक है, तो शून्य जो है एक पूर्ण संख्या। ये हमारे मैथ के जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसी से है। जो जीरो है एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट गणित में प्रतिरूप पैटर्न देखने से बच्चों में क्या विकसित होता है? तो पैटर्न देखने से बच्चों में सृजनात्मकता विकसित होती है, क्रिएटिविटी आती है। रटना नेगेटिव हो गया, नकल करना नेगेटिव हो गया, आलस नेगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट 94 निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो गणितीय प्रक्रिया नहीं है कंठस्थ कराना, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है तो नहीं है में निगेटिव ढूंढना था, निगेटिव है हमारा कंठस्थ कराना, बिल्कुल सही हो गया। मापन, विजुलेशन और ना लगाना वहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 संख्या नंबर और संख्याक न्यूमेरियल में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि संख्या एक विचार है और संख्यांक उसे लिखने का प्रतीक है। संख्यांक का मतलब होता है प्रतीक जिससे हम लोग संख्या लिखते हैं, और संख्या जो है एक विचार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96 बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो बाइनरी जो प्रणाली है उसमें हम लोग 2 से लिखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 पाई, तो कोई भी पाई इस तरीके से लिखा जाता है। पाई कोई भी चिन्ह आएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। पाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, कोई भी चिन्ह आता है तो वो अपरिमेय संख्या में आएगा। नेक्स्ट 98 रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? तो रामानुजन जो है 1729 है, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में लिखा है। हार्डी अराइव्ड इन कैरो नंबर्ड 7029, यानी एक बार जब रामानुजन हॉस्पिटल में थे तो उस टाइम पे उनसे उनके गुरु हार्डी मिलने आए थे, और उनकी जो कैब का नंबर था वो 1729 था। तो हार्डी में रामानुजन को बोला था कि ये जो है एक बहुत बोरिंग नंबर था कैब का,
तो रामानुजन ने उनको बताया था कि 1729 एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, जिसको हम लोग 2 तरीके से घन बना सकते हैं। जैसे 1 क्यूब और 12 क्यूब को जोड़ेंगे तो 1729 आ जाएगा। 9 क्यूब और 10 क्यूब को जोड़ेंगे तब भी 1729 आ जाएगा। दूसरी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें हम लोग 2 तरीके से जोड़कर 2 संख्याओं के घन को जोड़कर संख्या बना सकें। इसीलिए तब से 1729 जो है रामानुजन संख्या के नाम से जाने लगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन, गणित की कक्षा में सकारात्मक माहौल का मतलब है। सब शांत बैठे हो तो ये एक तो निगेटिव हो गया। बच्चे बिना डर अपने विचार और सवाल रख रहे हो, बिल्कुल सही हो गए। ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया हमारा। केवल शब्द आ गया, निगेटिव हो गया। सर हंस रहे हो, ये निगेटिव हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, एक समावेशी स्कूल में गणित शिक्षक के तौर पर आप क्या नहीं करेंगे? शिक्षण विधि में बदलाव, तो ये एक निगेटिव हो गया। कमजोर बच्चों को नीचा दिखाना, तो इसमें पूछ रहा क्या नहीं करेंगे, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है तो निगेटिव वन को ढूंढना है, तो बी वाला हमारा निगेटिव हो गया। टीएलएम का प्रयोग पॉजिटिव हो गया, उपचारात्मक शिक्षण पॉजिटिव हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 100 जो है परावाजी के पीवाईक्यू क्वेश्चन थे जो मैथ में बार बार पूछे गए हैं। इन्हीं को हम लोगों ने डिस्कस किया, टैबलेट के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।